नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हिमालय पर्वत भारत का महत्वपूर्ण प्राकृतिक खंड है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे देश की आत्मा और शरीर दोनों है। भारत के लिए हिमालय पर्वत एक अवरोधक का काम करता है। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली ग्रीष्म मानसून हवाओं को रोकता है, जिससे कि पूरे भारत में भारी बारिश होती है। साथ ही ये साइबेरिया से आने वाली शीत और शुष्क हवाओं को रोकता है, जिससे कि उत्तर भारत के घनी जनसंख्या वाले प्रदेशों की रक्षा होती है। आज के समय में हिमालय पर्वत पर जलवायु परिवर्तन की वजह से एक प्रतिकूल असर हो रहा है और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के लगातार बढ़ते ताप, लगातार पिघलते ग्लेशियर और हिमालय पर रहने वाले जीव जंतुओं के वास स्थल सिमट रहे हैं। इसलिए न्यू इंडिया डिबेट का आज का हमारा विषय है कि हिमालय के प्राकृतिक स्वरूप की रक्षा कैसे हो। हम मौजूद हैं देश के प्रतिष्ठित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में, जो कि देहरादून में है, और यहाँ के युवा शोधार्थियों के साथ जो कि हिमालयन स्टडीज़ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की न्यू इंडिया डिबेट की शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सनसेट टीवी की तरफ से। और इस डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक सवाल ये है कि क्या आप में से कोई बता सकता है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? सर, हिमालय का इवोल्यूशन समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं। तो आज से 250 मिलियन ईयर अगो पहले पर्मियन एरा में वहाँ उस टाइम पे एक सुपर कंटिनेंट एग्जिस्ट करता था, पैंजिया नाम का। तो ये हम मॉडल देख सकते हैं। पर्मियन टाइम में जो सुपर कंटिनेंट एग्जिस्ट करता था वो बहुत सारे कंटिनेंट्स को अमालगमेट करके बना था। फिर 200 मिलियन ईयर टाइम पे ये सुपर कंटिनेंट ब्रेक करना स्टार्ट हुआ। तो ब्रेक होने के बाद फिर जो अफ्रीका कंटिनेंट है वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका से अलग हुआ। फिर 120 मिलियन ईयर पे इंडिया ब्रोक ऑफ हुआ। फिर फाइनली इंडिया कोलाइड करता है 50 मिलियन ईयर अगो पे एशिया से, जबकि उस टाइम पे हिमालय का इवोल्यूशन होता है। तो हम जानते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है वो काफ़ी लाइटर एलिमेंट से बने होते हैं, जैसे कि सिलिका, एल्युमिनियम, एज़ कम्पेयर टू ओशियनिक रॉक वो आयरन और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट से बने होते हैं। तो इस डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट की वजह से जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स हैं वो सेटल आउट या सबडक्ट ना होने की वजह से वो ऊपर उठते हैं, मतलब कि अपलिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से हिमालय का इवोल्यूशन हुआ। जितना भी हमारे पास कॉन्टिनेंट्स थे उस टाइम में सारे के सारे एक ही जगह पर थे। So this concept is called your supercontinent cycle. This is actually the present position. आप देखिए इंडिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, बट यहाँ पर देखिए इंडिया कहाँ था? यहाँ पर था। So this was actually a concept. तो वहाँ पर बहुत सारा ये जो प्लेट्स थे ये ड्रिफ्ट हुए। तो ये जो ड्रिफ्ट हुए और ये जो डिफरेंस है इसके होने की वजह क्या है, कारण क्या है? Yes, in this continental drift theory they have given actually the cause. ओके वहाँ पर आपका है कि एस्थेनोस्फेरिक मेंटल मॉडल है, जो प्लेट्स है दे आर सपोज टू अभी ड्रिफ्ट करेंगे। इसका मतलब दे विल जस्ट चेंज देयर पोजीशन, एंड उसको चेंज पोजीशन करने के लिए नीचे हमारा एक एस्थेनोस्फीयर है, उसके ऊपर दे आर जस्ट मूविंग। जब एक साथ ये सारे कॉन्टिनेंट प्रेजेंट थे तो उस टाइम ऑब्वियस सी बात है कि एक जगह प्रेजेंट होंगे तो सब एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट पोजीशंस पे जब दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट से फॉसिल्स कलेक्ट किए गए और उन दोनों के फॉसिल्स को मैच कराया गया तो देखा गया कि ये बीच में ओशन पड़ रहा है। तो जो लैंड एनिमल्स है कभी भी ओशंस पे फ्लोट करके तो नहीं जा सकते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट पे। तो ये बताया गया कि ये एक समय ऐसा जरूर रहा होगा जब ये दोनों पास में होंगे और तभी एक ये जो फॉसिल्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये प्लांट हैं, आसपास कहीं रहे होंगे और अभी सेपरेशन की वजह से ये बीच में ओशंस आ गई है और दोनों अपार्ट हो गए हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट है वो कैसे हिमालय की रक्षा में अपनी भूमिका निभा रहा है? किस तरीके का शोध आप लोग यहाँ पर करते हैं? इसके लिए हम डिफरेंट सोसाइटल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं विद हेल्प ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स। इनमें हम लैंडस्लाइड के बारे में उन्हें अवेयर करते हैं, कैसे हम अपने प्लांट डाइवर्सिटी उनको कंजर्व कर सकते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी उनको कंजर्व कैसे करना है, और
डिफरेंट टाइप ऑफ हज़ार्ड से हम कैसे बच सकते हैं, बिकॉज हिमालय इज़ वेरी एक्टिव, वेरी यंग माउंटेन चेन, एंड इसमें अभी अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड ये प्रोसेस काफ़ी एक्टिव हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वाडिया इंस्टीट्यूट, वो इसके पोल्यूशन के ऊपर इम्पोर्टेंट देती है, क्योंकि वहाँ पे जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, सो उसी के हिसाब से वाटर गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी एंड अदर ऑल्सो जियोजेनिक एक्टिविटी। दैट इज जियोजेनिक एक्टिविटी मीन्स दैट इज द नेचुरल प्रोसेसेस, जिसी तरह के हमें फ्लोराइड, आर्सेनिक ये वगैरह क्या होता है कि डिजोल्यूशन होके वाटर के द्वारा डिजोल्यूशन होके वो रिवर में आ जाती है। इसके हिसाब से हमको ह्यूमन को जिसका एक परमिसिबल लिमिट होता है, जैसे BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से हो या WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, हम उनको मेंटेन रखना पड़ता है। हमारे इंस्टीट्यूट वो आइडेंटिफाई करता है कहाँ पे मतलब कि ये सुइटेबल है पीने के लिए हो या ग्राउंड वाटर के लिए हो या एग्रीकल्चर के लिए हो, और हम लोगों को अवेयरनेस करते हैं पीपल को, क्योंकि कैसे उसको मतलब पोल्यूटर से सेफ रखना है। भारत के नज़रिए से हिमालय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझना चाहूँगा कि उस कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझा सकते हैं। आपने सुना होगा भारत उन कुछ देशों में आता है जहाँ की हमें मानसून की फैसिलिटी मिलती है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे हिमालय को जाता है। आप सब फैमिलियर होंगे, मानसून होती है एक ऑनसेट मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून, और दोनों के मानसून में हिमालय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदर देन द मानसून, हिमालय खनिज का भी एक बहुत बड़ा भंडार है। चूंकि जलवायु परिवर्तन का एक बहुत व्यापक असर इस पर हो रहा है, और मुझे लगता है कि यही एक बड़ी वजह है कि हिमालय की जो संपदा है या फिर हिमालय का जो प्राकृतिक स्वरूप है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। हमारे साथ कुछ और यहाँ पर रिसर्चर्स भी मौजूद हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो किस तरीके से हिमालय की संपदा को या हिमालय की प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। इसका इफेक्ट जो है नॉट ओनली द सेम इफेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन, अलग अलग इफेक्ट है। लाइक वेजिटेशन पैटर्न जो है वो ट्री लाइन है वो हमारी हाई एल्टीट्यूड पे इंक्रीज कर रही हैं। प्रेसिपिटेशन पैटर्न जो है वो एक्चुअली चेंज हो रहा है। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनके फ्रेश वाटर स्टोरेज हैं वो डिक्लाइन हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से इवेपोरेशन रेट बढ़ रहा है। तो ये सारी प्रोसेस जो है इंटरकनेक्टेड है अपने आप में, और इससे काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, और उससे जो है हम ह्यूमन कम्युनिटी एज वेल एज द माउंटेन कम्युनिटी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो भी इसे फेस कर रहे हैं। हिमालय में लैंडस्लाइड इंक्रीज़ हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शंस जो हैं वो बढ़ गए हैं। हैबिटेट लॉस हो रहा है, सेडिमेंट फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जैसे आप रोड डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, उसकी वजह से डैम जो हैं जो कंस्ट्रक्टेड हैं वो डैमेज हो जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इंक्रीज़ हो गई हैं हिमालयन पे, तो उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे हम लैंडस्लाइड को स्टडी करने के लिए ससेप्टिबिलिटी मैपिंग जो करते हैं वो कर रहे हैं डिफरेंट रीजन में। ग्लेशियरों के पिघलने का कैसा असर हो रहा है हिमालयन रीजन पर, और उसका आम नागरिकों पर, देश के लोगों पर किस तरीके का असर पड़ेगा? हिमालय के ग्लेशियर्स पे हमारी ऑलमोस्ट 3.2 बिलियन जो पीपल्स हैं उसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। ग्लेशियर मेल्ट से कभी जो ग्लेशियर लेक्स डेवलप हो रही हैं रिसेंट पास्ट में 50 फ्रॉम 2008 टू 2020 एक स्टडी के अकॉर्डिंग 50% ऑफ द ग्लेशियर हैज़ इंक्रीज्ड, ग्लेशियर लेक्स हैज़ इंक्रीज्ड विच मे प्रोन टू कॉज अदर डिजास्टर। भारत की जो मॉनसून साइकिल है उसमें हिमालयन रीजन का एक बहुत विशेष महत्व है। मैं समझना चाहूँगा कि हिमालय उसको कैसे मैनेज करता है, हमारे यहाँ के मॉनसून को। तो मॉनसून जो है, मॉनसून एक विंड सिस्टम है, और इससे ये वाटर वेपर बियरिंग विंड्स है, तो इसके वजह से प्रेसिपिटेशन होता है। वो हमारे इंडिया के इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनसून का जो प्रेसिपिटेशन है पूरा देश का, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 70 to 80% रेनफॉल यही ले आता है मॉनसून। हिमालय से निकलने वाला जो ताज़ा जल है उनके दूषित होने की बड़ी वजह क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है? जब हम अर्बनाइजेशन के तरफ बढ़ते हैं उसके टाइम क्या होता है ना, हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हमको रिवर के पोल्यूशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट हो जाता है, और उसकी तरफ से हम क्या है जो स्वेज ट्रीटमेंट होता है, डोमेस्टिक स्वेज ट्रीटमेंट, उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते। हिमालय पर जो जीव जंतु हिमालय पर रहने वाले जो हैं उनके जो आवास स्थल हैं वो सिमट रहे हैं, कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। इसको आप कैसे देखेंगे? जो हिमालय पर जीवाश्म अब मिल रहे हैं
उनकी स्टडीज़ किस तरीके से करते हैं और उसका क्या महत्व है? आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव थे वो मरे, उसके बाद वो दब गए मिट्टी के अंदर, उसके बाद कंटिन्यूसली समय के साथ साथ उनके जो ऑर्गेनिक मटेरियल थे वो उसी मिट्टी के इनऑर्गेनिक से रिप्लेस होते रहे, जिस प्रोसेस को हम लोग पेट्रिफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इसी के साथ उनका वॉल्यूम टू वॉल्यूम चेंज हुआ, तो जिस हिसाब से एनिमल था उसी हिसाब से हमको फॉसिल मिलते हैं। जैसा कि आप अगर यहाँ देखना चाहें तो जैसे एलिफेंट का लोअर जा है एग्जैक्टली वही है जो है आज भी है। तो ये हम कोरिलेट करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये एलिफेंट का, ये हम कोरिलेट किए प्रेजेंट एज तक की टू द पास्ट, जो हम इनको कोरिलेट किए आज के फॉसिल से। अब किसी चीज़ को अगर हमको फॉसिल बोलना है तो उसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि हम किसी पेबल को उठा के नहीं बोल सकते, कोई फॉसिल उठाए उसमें कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंडिकेशन होने चाहिए पास्ट लाइफ के। जैसे कि अभी की इजिप्ट की मम्मी हम उनको फॉसिल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियली प्रिजर्व की गई हैं। फॉसिल के लिए ये बेसिक होना चाहिए कि वो नेचुरली प्रिजर्व हो। और ये पैमाना, मतलब ये अंदाज़ा कैसे लगाते हैं आप कि ये कितने साल पुराना है, ये कैसे निकल के आता है? ये हम फॉसिल हमको कोरिलेटिव एज देती है, जैसे कि 50,000 साल तक तो हम डेट कर सकते हैं कार्बन डेटिंग से। उसके बाद जो लिथोलॉजी की एज हम पैलियोमैग्नेट से करते हैं, वहाँ के मिनरल से करते हैं, उसी लेयर में अगर हमको फॉसिल मिल रहे हैं तो हम इसको कोरिलेटिव एज देके अदर एरिया से रिलेट करा के उस एरिया की एज देते हैं। एक सवाल ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जो फॉसिल स्टडीज़ हैं, जीवाश्म का जो अध्ययन है, उसका क्या महत्व है? मतलब इससे आप लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं और उसको प्रेजेंट में आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? देखिए, इन्होंने जो जवाब दिया उनका वो मेगा फॉसिल के ऊपर है। तो फॉसिल दोनों टाइप के होते हैं, मेगा एंड माइक्रो फॉसिल। तो इनकी इम्प्लीकेशन जो है बहुत इम्प्लीकेशन है, जियोलॉजी में इनका इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। लाइक पेलियो एनवायरमेंटल रिकॉन्स्ट्रक्शन में ये बहुत काम आते हैं। और मेनली ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं जाके, जैसे फोरामिनिफेरा होता है माइक्रोफॉसिल में, तो वो इजीली अवेलेबल है और हिमालय में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हिमालय का जो बायोस्ट्रैटिग्राफी है उसमें उसका बहुत ज़्यादा रोल है। और कहीं ना कहीं ये बायोस्ट्रैटिग्राफी का मेन रीज़न है हमारा पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन का, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पेट्रोलिफेरस बेसिन है उसके वजह से जो कैटेगरिकलाइज हमारे जो ऑयल जो स्टोर है इंडिया का, वो कम होता जा रहा है। तो फ्यूचर में हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा बेसिन हमें फ्यूचर में मिले जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए हमें काम करे। तो इसलिए जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है हिमालय की, वहाँ पर स्पीति जानस्कर ये जैसे रीजन है, वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी वो एक बेसिकली वो एक सिंक्लाइनोरियम है और जिसपे फॉसिल मिल अगर के इंडिकेशन से हमें ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पर भी ऑयल शायद मिल सकता है। तो ये फ्यूचर इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए फॉसिल का बहुत इम्प्लीकेशन है नेक्स्ट जनरेशन में। तो देखिए, इस तरीके से हिमालय पर जो मिलने वाले जीवाश्म हैं उनके अध्ययन का एक विशेष महत्व है। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस म्यूजियम की शिवालिक गैलरी। ये गैलरी अपने आप में बहुत रोचक है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं जिराफ, इस जिराफ का एक मॉडल है ये, और इसकी जो गर्दन है वो पहले लंबी नहीं हुआ करती थी। अब हम देखते हैं जिराफ की गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी। और आप ये देखिए जो मेरे लेफ्ट साइड में, इसको एलिफेंट टस्क मतलब कि हाथी का दांत है ये, और इसकी जो लंबाई है वो चौंकाती है हम सभी को। दरअसल 15 से लगभग 18 फीट की लंबाई है। और ये भी बताया गया यहाँ पर कि जो पुराने भारत में जो हाथी होते थे पुराने समय में, उनकी जो हाथी दांत होते थे वो इतने लंबे होते थे। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो पर्यावरण पर, प्रकृति पर, जीव जंतुओं पर, सभी पर हो रहा है, हम ये कह सकते हैं इस हिसाब से। और ये भी समझना ज़रूरी है कि जो जियो हेरिटेज है उसका क्या महत्व है, इसको आप कैसे समझा सकती हैं? जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उनको बनने में, और ये हमारे लाइफ टाइम में दूसरी बार नहीं बन सकता। और ये जियो साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट का मेन टूल्स है स्टडी के लिए, तो इनका कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे टूरिज्म बहुत बढ़ चुका है एंड द कॉमन मैन इनको पता नहीं है इनका इंपॉर्टेंस, तो ये जाने अनजाने में डैमेज कर लेते हैं। तो इसको हमें रोकना चाहिए और हम इस पर कोशिश भी करते हैं अवेयरनेस बढ़ाने की थ्रू पोस्टर्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बिकॉज जब तक लोग इनका इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे वो कंजर्वेशन में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जो हिमालय पर जो पर्वतीय पर्यटन बढ़ रहा है, जो माउंट एवरेस्ट क्लिम करने की जो कोशिशें करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हिमालय के प्राकृतिक स्वरूप को नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, इसको लिमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं केव्स का भी बोल रही थी, ऐसा स्टडी बताया जाता है कि जैसे टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, जो ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उससे भी डैमेज हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रॉक फॉर्मेशंस भी हो सकते हैं, लोग तोड़ते हैं, लोग उसमें कुछ निशान बना देते हैं,
कभी पेंटिंग कर दे उसके ऊपर, तो ये हमें कंजर्व करना चाहिए, ऐसे इलाका में करना नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हिमालय में जो थर्मल वाटर स्प्रिंग्स है, मतलब जो हिमालय में जो गर्म पानी के स्रोत हैं, उनका कितना महत्व है, वो किस तरीके से काम आ सकते हैं हमारे? जी, हिमालय में बहुत सारे गर्म पानी के स्रोत हैं जिनको हम जियोथर्मल स्प्रिंग बोलते हैं इंग्लिश में। और जो जीएसआई की स्टडी है और बहुत सारे रिसर्चर्स ने और स्टडी की है, उन्होंने बताया है कि जो हिमालयस है उनमें लगभग 600 गर्म पानी के स्रोत होंगे, और जो इंडियन हिमालयन रीजन है सिर्फ उसमें 340 गर्म पानी के स्रोत हैं। अब इनको हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट यूजेस हैं, इनडायरेक्ट यूजेस हैं। इनडायरेक्ट यूजेस ये हैं कि हम इनसे बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे देशों में करते भी हैं, जैसे कि आइसलैंड हो गया, या और भी बहुत सारे देश हैं। और इनको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली यूज़ जैसे कि हम हाउस हीटिंग के लिए यूज़ कर लिया, एक बेलन्यू थेरेपी होती है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेलन्यू थेरेपी मतलब जल उपचार, आप उसके पानी को इलाज के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ये जियोथर्मल स्प्रिंग्स हैं, दे आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं। भूकंपीय भूविज्ञान है, उसकी जो स्टडीज़ हैं वो किस तरीके से हो रही हैं, और वो कैसे हमारे देश में भूकंप को रोकने में सहायक हो सकता है? बिल्कुल, भूकंप यानी कि सिस्मोलॉजी में हम इसकी स्टडी करते हैं। और सिस्मोलॉजी को जैसे हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, और इसमें हम क्या करते हैं, इलास्टिक वेव्स जो होती हैं उनका प्रोपोगेशन की भी हम स्टडी करते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है कि जैसे कि सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हिमालय में जैसे बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, तो हमने वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन एंड सेंट्रल रीजन में सिस्मोग्राफ लगा रखा है। तो वो क्या करता है कि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है। उस रिकॉर्डेड डेटा को हम क्या करते हैं कि हम एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कट करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं, और उस बेसिस पे हम एक मैप जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्मिसिटी मैप। जैसे कि इंडिया में क्या है कि 4 जोन में डिवाइड है। अगर हम सिस्मिक जोन की बात करते हैं तो 2, 3, 4 एंड 5, और हिमालय क्या है कि 4 एंड 5 जोन में आता है, जो कि काफ़ी सेंसिटिव जोन है। हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, पूरा जोन 5 में आता है। तो इसके लिए हम मैप प्रिपेयर करते हैं और सिस्मिसिटी का हम स्टडी करते हैं। और ये अर्थक्वेक आने का जो रीजन होता है वो बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है जो कोलाइड करते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है, एनर्जी स्ट्रेन एक्यूमुलेट होती है और वो फिर रिलीज होती है। यही मेन कारण होता है अर्थक्वेक के आने का। अर्थक्वेक आने का जो मेन कारण है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारे अर्थ के नीचे, इनका आपस में हमेशा टकराव होता रहता है। जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जो फॉल्ट है, उनके फॉल्ट के अलोंग जो रॉक्स ब्रेक करता है, तो इससे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव। ये 4 टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड रैली वेव एंड लव वेव। प्राइमरी वेव इज़ द फास्टेस्ट वेव्स होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। और अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को हम रिड्यूस करने के लिए हम इसके हजार्ड की स्टडी करते हैं। तो हजार्ड की स्टडी करने के लिए जैसे उत्तराखंड हिमालय रीजन में 1897 से 2015 तक 15 मेजर अर्थक्वेक आए जिसका मैग्नीट्यूड 7.5 से ज़्यादा है, एंड 4 ग्रेट अर्थक्वेक आए जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि काफ़ी सारी स्टडीज़ करते हैं। जैसे हम सेडिमेंट थिकनेस की स्टडी करते हैं। अगर हमारे जो सेस्मिक स्टेशन जहाँ इंस्टॉल किए हैं उसके नीचे हमारे जो हम एस्टिमेट करते हैं सेडिमेंट थिकनेस, जिस स्टेशन के नीचे हमारे सेडिमेंट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे हजार्ड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और जहाँ पे हमारे स्टेशन में सेडिमेंट्स कम है तो वहाँ हजार्ड होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हजार्ड है वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अर्थक्वेक हजार्ड को रिड्यूस कर सकता है। और दूसरा है कि बी वैल्यू में एस्टिमेट कर सकते हैं। बी वैल्यू अगर जिस रीजन में बी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वहाँ हजार्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ बी वैल्यू कम है वहाँ हजार्ड कम होगा। अर्थ के नीचे क्या है कि वेलोसिटी जो है हेट्रोजीनियस है। सो इसलिए हम क्या करते हैं कि शेयर वेलोसिटी स्ट्रक्चर निकालते हैं, क्रिस्टल और अपर मेंटल शेयर वेलोसिटी स्ट्रक्चर निकालते हैं अर्थ के नीचे, जो कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्राउंड मोशन मॉडलिंग स्टडी एंड अर्थक्वेक हजार्ड असेसमेंट से ये रिलेटेड होता है। और हजार्ड से रिलेटेड हम सुनामी, लैंडस्लाइड, लिक्विफैक्शन स्टडी करते हैं। ये साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं। भूस्खलन जब वहाँ बढ़ जाता है तो उसकी बड़ी वजह क्या है? ये देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ रेनफॉल डे जो है वो तो डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन किसी भी एरिया में रेनफॉल जो है वो कंसंट्रेटेड हो रही है, यानी एक समय में बहुत ज़्यादा बारिश उस एरिया में हो रही है। उसकी वजह से जो है वहाँ पर लैंडस्लाइड के इंसिडेंसी जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उसको रेनफॉल जो है वो ट्रिगर कर रही है। तो ये जो रेनफॉल है वो मेन ट्रिगरिंग फैक्टर है किसी भी एरिया में लैंडस्लाइड को ट्रिगर करने के लिए।
लैंडस्लाइड होने के मेनली दो कारण होते हैं। एक को प्राकृतिक कारण कहते हैं, दूसरा ये है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के होने से। जैसे अभी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में ये हो रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे रोड बनाने के लिए रोड कट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्लोप अनस्टेबल होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जैसे सर जो ह्यूमन द्वारा किया जा सके, जैसे रोड बना रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो रोड कट होते हैं जिससे स्लोप अनस्टेबल होते हैं। और जैसे नए सेटलमेंट का जो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से नए नए सेटलमेंट्स बन रहे हैं, उसकी वजह से हम स्लोप को चेंज कर रहे हैं। जैसे इसकी वजह से होता है। अगर नेचुरल फैक्टर्स की बात करें तो हिमालय अभी एक सबसे यंग माउंटेन सीरीज है, और अभी भी ये एक टेक्टोनिकली एक्टिव है, जिसकी वजह से यहाँ के स्लोप ये काफ़ी फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल जैसे अगर हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, जैसे सैंडस्टोन, मडस्टोन, स्लेट, फ्लाइट, ये काफ़ी प्रोन है इसके एरिया में। और अभी भी सन 2020 में वो में एक लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें ये हुआ था कि जो डेब्रिस थे, ओवरबर्डन डेब्रिस, कंसंट्रेटेड रेनफॉल की वजह से वो ट्रिगर हुए थे। अगर ऐसे ही अगर हम हार्ड रॉक का एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पे जो ग्रेनाइट है या भी जो भी हार्ड रॉक्स हैं, वो हार्ड रॉक्स तो हैं बट वो हाईली जॉइंटेड और सीयर्ड हैं, जिसकी और ये भी जो कंसंट्रेटेड रेनफॉल होते हैं उनके जॉइंट्स में जाते हैं, जिसकी वजह से रॉक ब्लास्टिंग का होता है, लैंडस्लाइड अकरेंसेज देखी जाती है। क्या आप भी इस पर कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ सर, जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ पे सेडिमेंट जो है, रॉक्स जो हैं वो स्लेट और शेल हैं, तो उनमें जो है क्ले कंटेंट बहुत हाई होता है। तो मानसून में क्ले कंटेंट है वो स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, और लैंडस्लाइड जो होता है फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाता है उस एरिया में। देखिए, जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है हिमालय को, इस पर एक शोध ये बताता है कि हिमालय की जो ऊंचाई है वो हर साल लगभग 2.2 मिलीमीटर बढ़ रही है। और इसकी बड़ी वजह क्या है और इसके होने का कारण क्या है? इसका जो मेजर रोल है वो एक्चुअली टेक्टोनिक मूवमेंट ही है। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, जो कि पहले भी एक्सप्लेन किया है। इसमें जो है हमारी जो इंडियन प्लेट है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है अंडर द यूरेशियन प्लेट। तो जब मूवमेंट होगा एक प्लेट का, तो उसका मटेरियल होगा वो राइज होगा, और उसी की वजह से हिमालय की जो है ऊंचाई है वो हमेशा बढ़ रही है। और इसके साथ साथ हिमालय से के जो सब ट्रॉपिकल रीजन है उससे निकलने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो भी अलग तरीके से असर कर रही है। जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है उतना ही ज़्यादा मीथेन एमिशन बढ़ता जा रहा है। हमने एक एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप देखी इन बिटवीन सॉइल टेम्परेचर एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये बहुत ही मेजर एंड सीरियस इशू है, इस पे हमें काम करना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, हमारे ऋषिकेश में एक मनु स्वाम्प है, जहाँ पे हमने ये देखा कि ह्यूमन इंटरैक्शन या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ का जो वेटलैंड की वाटर क्वालिटी है या ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वाटर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैं ये इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो उसको मिटिगेट करने के लिए हमें जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उस पर काम करना चाहिए और ह्यूमन इंटरवेंशन को रोकना चाहिए, क्योंकि जो हाउस होल्ड वेस्ट है या जो भी वेस्ट मटेरियल आप वेटलैंड्स में डालते हैं उससे क्या होता है कि वहाँ का पीएच कंडीशन बढ़ता जाता है, पीएच वैल्यू बढ़ती है और टीडीएस बढ़ता जाता है। पीएच और ग्रीन हाउस गैस एमिशन का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जितना पीएच बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ता जाएगा। शोध बताती है कि हिमालय खनिज संपदा का भंडार है और इस पर भी लगातार रिसर्च हमारे देश में जारी है। मैं समझना चाहूँगा कि जो हमारे हिमालय की जो खनिज संपदा है उस पर किस तरीके से आप लोग स्टडी कर रहे हैं और इससे क्या लाभ हमारे देश को हो सकता है? हमारे पास दो ऐसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके कारण मतलब इन द वर्ल्ड वाइड हमें जाना जाता है। वन इज़ योर डेक्कन फ्लोर बासल्ट, अनदर इज़ दिस हिमालयन this Himalaya is actually a fold thrust belt, okay, and this is actually structurally related naming of this Himalaya. हिमालय में जो मेनली खनिज हैं लाइक बेराइट और आपका फॉस्फोराइट हो गया जो कि एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर में यूज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टैल्कम पाउडर जैसा कि हम दैनिक जीवन में सभी यूज़ करते हैं, तो वो हो गया। और आपका क्रोमाइट डिपॉजिट में मिलते हैं। मेनली क्रोमाइट डिपॉजिट्स हमारे लिए मिनरलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बेस्ट होस्ट है प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो बेयर करते हैं। प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स क्या है? मेनली प्लैटिनम, पैलेडियम, ऑस्मियम, रुथेनियम, रोडियम, इरिडियम।
भूविज्ञान पर किस तरीके से शोध चल रहा है और इसको आधुनिक तकनीक से जोड़कर कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। सर, जैसे आज के सेशन से कंक्लूड किया जा सकता है, हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट खड़ा हो गया है। तो एज अ जियोलॉजिस्ट हमारी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इसको टैकल करना, इसको समझना और इसके लिए स्टेप लिए जाना और गवर्नमेंट को अवेयर करना कि क्या किया जा सकता है। तो वाडिया सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स पे आज काम कर रहा है, जैसे कि लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं ताकि हम स्पेशली प्रेडिक्ट कर पाएँ कि हमारे सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल जोन्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड होने के लिए। यही सब सिस्टम्स को यूज़ करके हम जियोलॉजिकल इंसिडेंसेस से और ये फैक्टर से कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारा जियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्या होने चाहिए इसकी। ये तमाम सारी जो चर्चा है ये हमें गंभीर रूप से एक चेतावनी देती है। वो ये चेतावनी देती है कि हम सभी को सजग होना होगा, हम सभी को अब गंभीर होना होगा हमारे आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन तो एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है ही, लेकिन जिस तरीके से हिमालय पर्वत अपनी विशालता के साथ हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहा है, तो उसको, उसके प्राकृतिक स्वरूप को स्थायी बनाए रखने में हम सभी की भी जिम्मेदारी होगी। और जिस इंस्टीट्यूट में हम यहाँ पर खड़े हैं, जिस गैलरी में हम यहाँ पर खड़े हैं, डॉक्टर DN वाडिया, इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है हिमालयन स्टडीज़ को साकार करने में और उसका प्रतिबिंब ये संस्थान है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे रिसर्चर्स, ऐसे स्कॉलर्स हिमालय की रक्षा करेंगे और आने वाले समय में भारत को और ज़्यादा बेहतर इसके ज़रिए हम सभी बनाएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद न्यू इंडिया डिबेट देखने के लिए। आप न्यू इंडिया डिबेट के इस एपिसोड को सनसेट टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें फॉलो करिए, वहाँ पर हमें सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।